Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में इतना सारा कुछ अच्छा कर सको, हमारा नाम रोशन कर सको. आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है पर मैं इसको ना थोड़ी देर बाद बताती हूँ. सबसे पहले अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं कि आपके जीवन में मसल का कॉन्ट्रैक्शन सही रहे, सोचो कि अगर आप किसी पार्टी में गए हो और आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होती तो आपको बोलेंगे चलो करो डांस एक पल का जीना, तो आप लचर पचर घूम रहे हो. सोचो आपके मसल में इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि आप पकड़े फिरते हो, अरे यार क्या है यार, आप रिलीज ही नहीं हो पाते, आप रिलैक्स ही नहीं हो पाते, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक, तो इस प्रॉब्लम से अपने को निपटना है. अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोटर यूनिट के बारे में. मोटर यूनिट, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन बेसिकली व्हाट इज द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन वो पार्ट होता है या वो नर्व्स होती है, नॉट पार्ट. मोटर न्यूरॉन वो नर्व्स होती हैं जिससे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है. समझिए फिर से बात को. मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जहां से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है. ठीक है, मतलब जब सिग्नल ब्रेन से मसल की ओर जा रहा है मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं, और जब बॉडी से ब्रेन की ओर आ रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन. तो जब आप मसल की ओर ले जा रहे हो, किसी ऑर्गन को दे रहे हो सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द टारगेट ऑर्गन, जब ले आ रहे हो सिग्नल वापस ला रहे हो तो मोटर न्यूरॉन लेके आती है, जब ले जा रहे हो ब्रेन की ओर तो सेंसरी न्यूरॉन. मोटर यूनिट आप समझो. सपोज दैट कि मुझे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट, सोचो ऐसा, तो जो मोटर न्यूरॉन है ये सिग्नल को लेकर आएंगे और वो मसल को छोड़ देंगे. ठीक है, अब मोटर जो न्यूरॉन है, देखो मोटर न्यूरॉन, ब्रांचेस ऑफ मोटर न्यूरॉन इनटू द मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिनो मायोसिन होता है. ठीक है, ये मसल फाइबर है. अब अपन लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं. देखो कहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पे करती हूँ. देखो ध्यान से देखना ना, ये मोटर यूनिट की बात कर रही हूं मैं. ध्यान से देखो, आ जाओ इधर आ जाओ. ठीक, सपोज दैट कि ये कोई एक नर्व है, पगली सी नर्व है जो मेरे हाथों की ओर सिग्नल लेकर आ रही है. ये एक नर्व है जो मेरे हाथों की ओर सिग्नल लेकर आ रही है. इसके थोड़े बाल तो बना दूं मैं, चुड़ैल लगे थोड़ी सी है. ठीक, तो ये मेरे हाथों की ओर सिग्नल लेकर आ रही है. ठीक, ये मेरी क्यूट सी मसल है, ये मेरी क्यूट सी मसल है. ठीक है, दिस इज माई क्यूटेस्ट मसल ऑफ द हैंड. ठीक, नाउ अब ध्यान से समझना मेरी बात को. इन दोनों के बीच में जोड़ है, पर जोड़ के बीच में, वैसे तो जोड़ है, जोड़ मैं थोड़ा बड़ा बना दिया है, पर इनके बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है. इट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. It is called as synaptic cleft. What it is called as beta? It is called as synaptic cleft. ठीक, इनको थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा बनाना चाहती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो. ये देखिए, ये देखिए, अब सही बना है ना. ये देखिए, ठीक है. इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये कहलाता है साइनैप्स. ये क्या कहलाता है? साइनैप्स. साइनैप्स क्या होता है? इट इज द जॉइनिंग ऑफ द मसल. अरे मसल कैसे भूल गए यार, मसल. इट इज द जॉइनिंग ऑफ द न्यूरॉन एंड द मसल. अब कहानी की बात सुनो. मसल के पास ऐसे करके ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक, ये देखो, मसल के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं. इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ रिसेप्टर. कहाँ पे लिखूँ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. आप समझ गए, क्लेफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, हमको थोड़ा सा क्लेफ्ट अच्छे से बनाना पड़ेगा. ये न्यूरॉन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी? चलो कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं हम लोग. आ जाओ. तो ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, अब समझो बात को. तो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो क्लेफ्ट है उसे कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर.
ये हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है बेटा, ये क्या है अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, ये है साइनेप्टिक वेजाइकल। ये क्या है? साइनेप्टिक वेजाइकल। ठीक, ये हो गया साइनेप्टिक वेजाइकल। अब ऊपर से सिग्नल आ रहा है, आ रहा 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 है। अब अपने मसल में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि यहां पर होते हैं टीटीब्यूल्स। ये कैसे भूल जाओगे भैया, ये अपने पास क्या होते हैं? टीटीब्यूल्स। लेबल कर ले। तो ये हो गए अपने पास टीटीब्यूल। ठीक, अब समझेंगे बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से। ये है अपना सिग्नल। किसका सिग्नल? कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल। किस फॉर्म में आ रहा है? केमिकल के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, ये सिग्नल बस लिख देती हूँ। ठीक, अब समझो, साइनेप्टिक वेजाइकल में सारा जो सिग्नल है, ओहो, साइनेप्टिक वेजाइकल में सारा जो सिग्नल है वो भर गया, भर गया यहाँ पे, भर गया यहाँ पे, भर गया यहाँ पे, भर गया। ठीक, अब आप समझो, साइनेप्टिक वेजाइकल से सिग्नल को यहाँ रिलीज किया गया। ठीक है, सिग्नल का फॉर्म क्या है? किस फॉर्म में सिग्नल है? लिखेंगे यहां पर सिग्नल, सिग्नल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। फिर समझे, फिर से समझे, ये कौन सा न्यूरॉन है? ये है मोटर न्यूरॉन। ये है मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है भैया मेरे? मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके आ रहा है, आ रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है। उसके बाद नर्व का जो एंडिंग होता है वहां पर एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं साइनेप्टिक वेजाइकल। साइनेप्टिक वेजाइकल क्या भर गया, भरा हुआ है। उसके बाद अब मसल को कॉन्ट्रैक्शन शुरू करना है। ठीक, इसे आप कहते हैं मोटर एंड प्लेट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसे आप कहते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, इतनी लेबलिंग आपने कर ली, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी लेबलिंग मिटा देती हूँ ताकि मैं और कर पाऊँ। ठीक, अब ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें, ये न्यूरॉन है, ये मसल है। न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्या कहते हैं उसको अपन लोग? न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। तो न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। ठीक है, और आप देख रहे हो कि मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल दे रहा है। ठीक, मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल दे रहा है। ओके, यहाँ पे सिग्नल भरा हुआ है। अब सिग्नल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक, देखो ये जो सिग्नल है इट विल बाइंड विद द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक ना, अब ये जो सिग्नल है अब ये आएगा टीटीब्यूल में। ये देखो, ओके, सिग्नल टीटीब्यूल में लिखूंगी मैं यहां पर। देखो, सिग्नल, सिग्नल प्रेजेंट इन द, सिग्नल प्रेजेंट इन द टीटीब्यूल, सिग्नल प्रेजेंट इन द टीटीब्यूल। ठीक, आ गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ तो यहां पर क्या है? SER, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। जैसे ही आपका टीटीब्यूल में सिग्नल आया, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बहुत बदमाश है, इसके अंदर होते हैं कैल्शियम आयन। सारे कैल्शियम आयन आने लगते हैं कहां पर? बोलेंगे, सारे कैल्शियम आने लगते हैं सार्कोप्लाज्म में। कहाँ आने लगे? सार्कोप्लाज्म में। और मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। समझे आप मेरी बात को? क्या समझा आपने? कि ये एक मोटर यूनिट है। ये क्या है बेटा? मोटर यूनिट। ये एक मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है? जो सिग्नल को ब्रेन से लेकर आता है।
मसल आपने कॉन्ट्रैक्ट करनी है, पर उसके पहले कुछ तो इवेंट्स होंगे। मसल और न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है वो न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ठीक, रेड कलर से ले लेते हैं, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ठीक, डन। अब सिग्नल जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, पर आपको मैं न्यूरॉन में पढ़ाऊंगी भी, टेंशन नहीं लेना। पर एंड तक आते आते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में। उसके बाद न्यूरॉन और मसल के बीच में गैप होता है जिसे आप कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्लेफ्ट में सारा सिग्नल को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक, गैप में। उसके बाद मसल के पास होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, डन। सारा जो सिग्नल है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से पकड़ लेता है उसको, आजा 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 आजा। तो जैसे ही वो बारिश करेगा सिग्नल की, ठीक, बारिश कर दे सिग्नल की, पकड़ लूंगा तुझे झट से, ठीक है, ये बोलता है रिसेप्टर, तो तुरंत वो उसे पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ा, उसके बाद मसल के अंदर क्या होती है, टी-ट्यूब्यूल्स, टी-ट्यूब्यूल्स के अंदर सिग्नल भर गया। जैसे ही मसल को पता चला कि सिग्नल आ गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूरा कैल्शियम आयन निकल जाता है। कैल्शियम आयन बाइंड हो जाता है कहां पर, सार्कोप्लाज्म में फैला हुआ है। ठीक, अब आपकी मसल एक्टिव हो गई है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। समझ में आई बात? योर मसल इज गोइंग टू डाई फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, मर रही है वो, कॉन्ट्रैक्शन करना है। क्योंकि जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम निकालता है, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम निकालेगा सार्कोप्लाज्म में, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें नोट करें आप, इतनी हो गई नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नाउ अब ध्यान से देखें मेरी बात को, जो मैंने कहा। आइए 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 आइए, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है, देखिए, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। क्या है न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन? तो ये है साइनेप्टिक वेजाइकल, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये लेबल्ड है वो है। न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में क्या भरा हुआ है? न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में भरे हुए हैं आपके सिग्नल। ठीक है, क्या भरे हुए हैं? सिग्नल भरे हुए हैं। इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनेप्स के जो पहले, साइनेप्स मतलब इट इज द जोड़ इन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल, इट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। जोड़ इन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल, इट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ठीक, जोड़, ठीक, ओके। तो इसके ऊपर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइनेप्टिक वेजाइकल। क्या भरे हुए हैं भैया? साइनेप्टिक वेजाइकल भरे हुए हैं। साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है? सिग्नल। साइनेप्टिक वेजाइकल के अंदर क्या भरा हुआ है? सिग्नल। ठीक है, वेजाइकल के अंदर भरे हुए हैं सिग्नल। ठीक है, कौन सा सिग्नल, किस फॉर्म में भरा हुआ है सिग्नल? ये भरा हुआ है एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में। ये जो गैप आपको दिख रहा है, इट इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देखो लिखा भी हुआ है। और ये है आपकी मसल, सपोज दैट। ठीक है, ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक, जैसे ही एसिटाइल कोलिन, ये देखो, ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही बाहर निकलेगा, ये फट से पकड़कर उसे अंदर ला लेंगे और मसल्स जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। ठीक, तो ये है मोटर एंड प्लेट और आपकी दैट न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। तो ये है अपनी मोटर यूनिट और ये हो गया अपना न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमें सबसे पहले न्यूरॉन से सिग्नल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सिग्नल नहीं लेंगे तो मसल को कैसे पता चलेगा कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन जो है या मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो है आपका सिग्नल, जो कि एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में आ रहा है। पूरी कहानी आपको मैंने समझाई। अब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में चल रहे हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में चल रहे हैं। इससे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में चलें, मैं आपको कुछ चीजें यहां पर समझा देती हूं, जैसे आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं। सपोज दैट कि ये क्या है अपना, सपोज दैट कि ये क्या है अपना एफ एक्टिन। देखिएगा, सबसे स्टेप नंबर 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मैं हेडिंग डाल दूं पहले, हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक, स्टेप नंबर 1 डील कर रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेप नंबर 1 डील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप 1 ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो फिर बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। ठीक है, नाउ तो ये क्या है आपका? दिस इज द एफ एक्टिन। दिस इज व्हाट? दिस इज द एफ एक्टिन। ठीक है, ओके। अब ये पूरी चेन है, मैंने एक ही बनाया है यहाँ पे। एफ एक्टिन आपको पता होना चाहिए क्या है, इट इज अ चेन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाई जाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ये चीज। तो यहाँ पर पाई जाती है अपने पास क्या? मायोसिन
बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक, अब आप समझो ये इसकी एक्टिव साइट है, यहीं पर मायोसिन बाइंड करेगा। पर प्रॉब्लम ये है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं जो इस एक्टिव साइट को, अलग अलग कलर से बनाती हूं मैं, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं जो कि इस एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देती हूँ, मिट गया है ये, पर कोई बात नहीं। ठीक, तो दिस इज द मायोसिन एक्टिव साइट। नाउ यहाँ पर इस एक्टिव साइट पे हमारे पास कितने प्रोटीन होते हैं? हमारे पास टोटल 3 प्रोटीन होते हैं। अपन इसको अलग अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन कौन कौन से हैं आप मुझे बताइए। एक और बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन कौन कौन से हैं ये हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए 4 चीजें बनाई हैं मैंने यहाँ पर, वो देखते जाइएगा आप। देखिए ये तो है ट्रोपोनिन। ठीक है, ये क्या है अपना ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन जो है उसमें, ट्रोपोनिन जो होता है इसके 3 यूनिट पढ़े। इट इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्रोपोनिन की पहली यूनिट क्या कहलाई थी? TPI। दूसरी यूनिट क्या कहलाई थी? TPC। ठीक है, और ये क्या है? TPT। तो ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। TPI ये पढ़ाया मैंने आपको। TPI इनहिबिट करता है सेम एक्शन। TPI इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद एक्टिन। TPT का वर्क जो है ये स्टेबलाइज करता है ट्रोपोमायोसिन का। और TPC क्या करता है? जब एक्टिवेशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का तो ये कैल्शियम को जो है तो फटाफट बाइंड हो जाता है, और मतलब कैल्शियम से मेनली वर्क करता है। ट्रोपोनिन जो है वो हट जाता है वहां से और मायोसिन का हेड वहां पे बाइंड होने आ जाता है। अब आपने मेरी बात को ध्यान समझना है। ये क्या है अपना? ट्रोपोमायोसिन। अब ये हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? ट्रोपोमायोसिन। अब आप स्टेप नंबर 1 में देखिए हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने देखा, ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन से जब सिग्नल टी ट्यूब्यूल में आया, ये हम लोगों ने पढ़ा कि सिग्नल जब टी ट्यूब्यूल में आया मतलब मसल को जब ये पता चल गया कि सिग्नल आने वाला है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने बोला कि जब मसल को ये पता चल गया कि सिग्नल आने वाला है, ये आ गया है, ठीक है, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन पे, इन द गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द मसल, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन सिग्नल बाइंड होता है, वैसे ही तुरंत सारे प्रोटीन्स को पता चल जाता है। वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने वाले जितने भी कैल्शियम होते हैं वो सब सार्कोप्लाज्म में आने लगते हैं। सार्कोप्लाज्म में आने के बाद सबसे पहले वो बाइंड होते हैं टीपीसी से। किससे बाइंड होते हैं? टीपीसी से। यहाँ पे लिख रही हूं मैं कैल्शियम आयन, यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको, कैल्शियम आयन रिलीजेस, ठीक है, या मैं ऐसा लिख देती हूँ, कैल्शियम आयन came out from sarcoplasmic reticulum from sarcoplasmic reticulum to the sarcoplasm and bind with TPC। ठीक है, जैसे ही टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा, मैं फिर से बता रही हूं आपको, देखिए ये बन गया अपना एफ एक्टिन, ये बन गई अपनी मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने बनाने हैं सबसे पहले टीपीआई, फिर आपको बनाना है टीपीटी, ठीक है, फिर आपको बनाना है टीपीसी, ठीक है, ये टीपीसी। उसके बाद एक और बना लो ट्रोपोमायोसिन। ठीक, दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। अब टीपीसी यूनिट पर देखिए आप, दिस इज टीपीसी। ठीक है, नाउ अब आप देखिएगा ये जो आपको टीपीसी दिख रहा है, इस टीपीसी से क्या बाइंड होने लगेगा? कैल्शियम। क्या बाइंड होने लगेगा? कैल्शियम। सारा कैल्शियम इससे बाइंड होने लगेगा और इसमें होंगे कन्फर्मेशनल चेंज। क्या होंगे भैया मेरे? कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब ये है कि होना ही है ये चेंज। जैसे ये चेंज होगा, TPC will expose the, ऐसा लिख सकते हैं, will expose the active site of
एक्टिन फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर से देखिए क्या किया हम लोगों ने, जैसे ही न्यूरॉन ने मसल को सिग्नल दिया वैसे ही मसल के अंदर पाए जाने वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम भरा था वो सब सिग्नल पाते ही कि बोले आ गया मेरा दोस्त आ गया, सिग्नल आ गया, वो तुरंत जो है सार्कोप्लाज्म में बहने लगते हैं, आ जाते हैं। सार्कोप्लाज्म में आ गए, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मसल के साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म में बढ़ गया। अब ट्रोपोनिन सी जो कि एक्टिन की जो एक्टिन के पास जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, जो हिडन करके रखा है, जो मायोसिन को बाइंड ही नहीं होने दे रहा है, तो वो कैल्शियम जो है अब किसके पास जाएगा, ट्रोपोनिन के टीपीसी के पास जाएगा। जैसे ही टीपीसी के पास जाएगा, टीपीसी जो है वो एक्टिव साइट को छोड़ देगा, क्योंकि पहले वो उसको क्या करके रखा है, हिडन करके रखा है, मतलब वो देखने नहीं देता मायोसिन को जैसे ही मायोसिन उसके पास आता है भाग, क्योंकि सामने बैरियर्स इतने लगा रखे ना, तो वो देखने नहीं देता। जैसे ही आता है कैल्शियम, टीपीसी की दोस्ती हो जाती है, आ गए तुम, हाँ ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे साथ बाइंड हो जाता, और वो उसको बाइंड करके साइड में हो जाता है और एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाती है, एंड देन मायोसिन इज रेडी फॉर द बाइंडिंग टू द एक्टिन। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने पढ़ा। रोल ऑफ कैल्शियम आपको समझ में आया, व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ द कैल्शियम, मतलब पहला स्टेप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द रोल ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा बेटा मेरे तो क्या होगा बताओ, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम कैल्शियम बाहर आएंगे। अगर कम कैल्शियम बाहर आएंगे तो ट्रोपोनिन जो सी है, बहुत सारे ट्रोपोनिन सी हैं हमारे पास पूरे मसल सेल में, हमने तो सिर्फ एक एफ एक्टिन का फिलामेंट पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपके जो है तो सेल्स में प्रोटीन ही दैट कैल्शियम ही कम होगा तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में कम आएगा तो कम टीपीसी बाइंड होंगे, तो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वो बहुत स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। इसलिए आप सभी को दूध पीने की बहुत ज्यादा, अंडे खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें खाते हो तो आपको कैल्शियम मिलता है। अगर आप लोग कहते हैं ना कि कैल्शियम खाते हैं तो हमारा मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से फटाफट से सिग्नल जो है वो मसल को मिलते हैं और मसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है। तो जिनके बॉडी में कैल्शियम कम होता है उनकी मसल जल्दी थकती हैं, और जिनके में कैल्शियम ज्यादा होता है उनकी मसल जो होती हैं वो देर तक ताजा रहती हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा इन द ऑफलाइन क्लासेस। देखिए ऑफलाइन क्लासेस का तो मतलब आप कहिए ही क्या, वहां पर तो बहुत ऐसे अजीब से डाउट होते रहते हैं। किसी बच्चे ने मुझे ऐसा पूछा कि मैडम आप हमें ये बताओ कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें प्रोटीन खाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन, देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने मसल सेल्स को ना तोड़ रहे होते हैं। समझना बात को कि हम क्यों प्रोटीन खाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे खूब सारा मसल तोड़ रहे होते हैं, तोड़ते जाते हैं। अच्छा, वो लोग बहुत मूर्खता करते हैं जो एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद प्रोटीन का सेवन करते हैं। मैं ये कह रही हूं कि जब मसल टूटती है तो उस समय पर ना जब मसल टूटी तो मसल का जो ब्रेकडाउन रेट है वो बहुत ज्यादा है और मसल जो है तुरंत सिंथेसिस करना शुरू हो जाती है। अब टूटी मसल सेल वापस से जुड़ेंगी बेटा, और वहां पे तुमने प्रोटीन नहीं दिया तो ठीक से जुड़ नहीं पाएंगी, मसल लॉस ज्यादा हो गया, फॉर्मेशन कम हो गया। उसी समय पर अगर तुरंत तुमने एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन खाया तो मसल्स को प्रोटीन मिला, उस प्रोटीन को यूटिलाइज करके मसल जुड़ेगी और मसल बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो मसल क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन आपने दिया तो मसल की सेल बढ़ जाएंगी। इसलिए एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ताकि जो मसल सेल स्टार्व हैं, जो भूखी हैं, उनको तुरंत खाना देना चाहिए। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद बस 20 अंडे खा लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता बेटा।
तुरंत आपको खाना चाहिए विद इन 1 to 2 मिनट्स। प्रोटीन शेक पीना चाहिए जो भी आप करते हैं, ताकि जो मसल्स बन रही हैं उनके बीच में प्रोटीन उसको एनर्जी दे सके और आपकी ज्यादा से ज्यादा मसल जो है वो बन सके। इसलिए बॉडी उनकी ज्यादा बनती है जो एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद प्रोटीन लेते हैं, घर जाने के बाद नहीं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए ये समझ में आया। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, द रोल ऑफ कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूध में कैल्शियम नहीं है तो जीवन आपका व्यर्थ है, मर जाना काफी है। अब क्या होगा, कैल्शियम लोगे नहीं तो किसी दिन पैरालिसिस हो जाएगा, न्यूरॉन बोलेगा हमको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास कैल्शियम ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास कैल्शियम नहीं है, कैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं? अगर मैं तुम्हें सिग्नल दे भी दूंगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकालोगे, अंडा? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलना जरूरी है ही नहीं तुम्हारे पास, तो कॉन्ट्रैक्शन का पहला स्टेप ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा? तो मसल आपकी क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन, ओहो ट्रोपोनिन, ये याद रखिएगा। चलिए अब ये थोड़ा मैं मिटा दूं, ट्रोपोनिन, ओके। तो ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी अच्छी बात से दूसरी अच्छी बात शुरू करते हैं हम लोग। ओके नाउ थोड़ा सा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी अपन देख ही लेते हैं ना। चलो आ जाओ, ये इतना सारा जो लिखा है वो तुम्हारे लिखा है। देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से समझ सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज को फिसलाना, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, किसी चीज को फिसलना। जैसे मान लो ये है मायोसिन, ठीक है, ये इसके ऊपर एक्टिन रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ना इसको धक्का मार के आगे ले जाए, थोड़ा सा ऐसे आगे हो और इसको धक्का मार के आगे ले जाए, मतलब ये इसको धक्का मारे, जब ये थोड़ा सा ऐसे होगी तो ये और आगे हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर खींचो द एक्टिन फिलामेंट, वी आर खींचो द एक्टिन फिलामेंट। देखो मैं एक छोटा सा ना तुमको एक समझाती हूँ कैसे होता है। देखो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ देखो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इस व्यक्ति के हाथ हैं, ठीक है। अब व्यक्ति पे मत जाना, व्यक्ति लुकिंग सो अगली एंड बदसूरत, बट लेट इट बी, सपोज दैट कि एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये देखो, ओके। इस व्यक्ति का नाम है मोहनलाल। अब ये मोहनलाल को एम से याद रखो, इसका नाम है मोहनलाल। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, पहला स्टेप आप सीख गए हैं। मोहनलाल को हम मायोसिन के नाम से जानते हैं। अब ये मायोसिन जो है ना, ये दो प्रेमियों को मिलाना चाहता है। ये दो प्रेमी कौन से हैं? ये दो प्रेमी हैं, एक है अनीता, ठीक है, एक है अनीता, ठीक, दो प्रेमी हो गए, एक हो गई अनीता, ठीक है, और एक हो गए, किसका नाम रख लें, कौन सा नाम रख लें, अनिल, ए से, ठीक है ना, ए से मतलब एक्टिन। तो ये हो गई अनीता और ये हो गए अनिल, और ये हो गए अपने मोहनलाल। मोहनलाल वांट्स कि अनीता और अनिल जो है वो मिले, तो मोहनलाल जो है ना, ये देखिए, मोहनलाल अनीता और अनिल को खींचकर पास लाएगा, ठीक है। सो मोहनलाल जो है उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई लेंथ में नहीं बदलाव रहेगा। मोहनलाल जो है थोड़े बहुत मूव करेंगे, वैसे मोहनलाल की लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मोहनलाल क्या करेंगे, अनीता और अनिल को खींचकर ऐसा पास लाएंगे। तो बेसिकली मायोसिन जब बाइंड होगा एक्टिन से तो वो एक्टिन फिलामेंट्स को पास लाने का काम करता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज आपने समझ गए। तो ये मोहनलाल खींचने का काम करता है, मोहनलाल में कोई बदलाव नहीं, अनीता और अनिल जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे। चलिए आप देखें क्या है ये, हाँ चलो। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको आगे बढ़ाते हैं, क्या है, contraction of muscle is initiated by the signal sent by the CNS via motor neuron, nerve impulse given by the CNS। ये हम लोगों ने पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल हमें मिलता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मिलता है। मैंने आपको दो न्यूरॉन बताए थे बच्चों, पहला बताया था मोटर न्यूरॉन, दूसरा बताया था सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन जिससे आप सिग्नल लेकर आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है, जिससे सिग्नल लेकर जाते हैं, कहाँ की ओर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ओर। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जो है वो आप ब्रेन से मसल की ओर लाते हो, ठीक है।
उसके बाद ये सिग्नल न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में पहुंचता है। ये भी मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में होता है न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, वो वहां पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ये न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन में अपने सिग्नल्स को जो है वो रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच इज कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं इसको, बीच का जो गैप होता है न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये सिग्नल रिलीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सिग्नल हमने दिया उसका एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल का मतलब अब आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखिए क्या होता है एग्जैक्टली, अभी मैं इसका डायग्राम भी समझाऊंगी। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी मसल या नॉट इवन द मसल, कोई भी सेल अगर इनएक्टिव है, कोई भी सेल, अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको समझाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सपोज दैट कि कोई भी सेल जो है अगर वो इनएक्टिव है, ठीक है, अभी उसको कोई सिग्नल विग्नल आपने दिया नहीं है, तो अगर कोई भी सेल इनएक्टिव है ना बच्चों, तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट? पोलराइज्ड स्टेट। और अगर कोई भी सेल एक्टिव है, जो काम कर रही है, तो मतलब वो डीपोलराइज्ड है। कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे लोग पोलराइज्ड को एक्टिव समझ लेते हैं, डीपोलराइजेशन को इनएक्टिवनेस समझ रहे हैं। नो नो नो, आपको यह समझना है कि पोलराइज्ड स्टेट जो होती है वो इनएक्टिव स्टेट होती है और डीपोलराइज्ड स्टेट जो होती है वो एक्टिव स्टेट होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि जब सिग्नल न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब इट इज अ गैप बिटवीन द न्यूरॉन एंड द, डायग्राम में आ जाते हैं, नहीं तो आधे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैडम बोल क्या रही है। हाँ, तो जब सिग्नल यहां से यहां आ गया है, ठीक है, अब सिग्नल यहां से यहां आ गया है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन विच इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब बेटा क्या होता है, ध्यान से समझोगे, अब इसे मसल के अंदर जाना है, ठीक है। अब मसल के अंदर जाना है तो सबसे पहले मसल को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है, उसके कुछ द्वारों को खोलना पड़ेगा, दरवाजों को खोलना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब मसल इनएक्टिव होती है या कोई न्यूरॉन इनएक्टिव होता है या कोई सेल इनएक्टिव होती है, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं अंदर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बाहर की ओर Na+ होता है। समझो बात को, अगर कोई सेल इनएक्टिव है इसका मतलब ये कि बाहर से उसकी मेम्ब्रेन पॉजिटिव है और अंदर से उसकी मेम्ब्रेन नेगेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ये हम न्यूरॉन ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे भी। तो पोलराइजेशन इज अ स्टेट जिसमें किसी भी मसल सेल की अंदर की मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा का इंटरनल पार्ट नेगेटिव होगा और बाहर का पार्ट पॉजिटिव होगा। पर जैसे ही सिग्नल मेम्ब्रेन पर छूते हैं वैसे ही मेम्ब्रेन एक्टिव होने लगती है और एक्टिवेशन के दौरान अब मेम्ब्रेन में अंदर की ओर सोडियम आयन आने लगते हैं और बाहर की मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। समझ में आई बात आपको कि अगर आपको किसी भी सिग्नल को न्यूरॉन से मसल को देना है तो पहले उसके दरवाजे खोलो भैया, नहीं तो कोई भी सिग्नल बिना दरवाजा खोले कैसे चला जाएगा। तो पहले जब आप सिग्नल नहीं दे रहे हो, अभी इस क्लेफ्ट में बीच में गैप में पड़ा हुआ है, तो अभी मेम्ब्रेन आपकी इनएक्टिव है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेम्ब्रेन अंदर माइनस चार्ज है, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब अभी आपकी मेम्ब्रेन इनएक्टिव है, नाउ उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए और अब हमने क्या किया? मूवमेंट किया चार्जेस का। हमने सोडियम गेट खोल दिए। अब सोडियम आयन फटाफट 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 अंदर की ओर जाने लगे, जिससे मेम्ब्रेन अंदर पॉजिटिव हो गई और सोडियम गेट खुल गए और आपका सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू हो गया। इस कंडीशन को आप डीपोलराइजेशन कहते हो। नर्वस ट्रांसमिशन में ये चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, ठीक। डीपोलराइजेशन जैसे ही शुरू हुआ ना वैसे ही सिग्नल अंदर आने लगा, ठीक है, टी ट्यूब्यूल में आने लगा, सिग्नल अंदर आने लगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम निकाला, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साइड बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन सी ने एक्टिव साइट को हटा दिया, मतलब एक्टिव साइट जो हिडन करके रखी थी उसको एक्सपोज कर दिया। अब मायोसिन बाइंड होने के लिए तैयार है। ये आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखो, यहाँ यही चीज लिखी थी, ये वाला हो गया था
तो एसिटाइल कोलिन विच ट्रेवल थ्रू द साइनेप्टिक लाइट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। कैसे जनरेट किया? गेट खोला, उस मेम्ब्रेन से बाइंड हुआ, मेम्ब्रेन को एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद एंट्री लेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिग्नल है वो सार्कोलेमा से टी ट्यूब्यूल में जाएगा। व्हाट इज द टी ट्यूब्यूल? इट इज द फोल्डिंग ऑफ द सार्कोलेमा, ठीक है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तिल मिलाएंगे, आजा आजा, ठीक है, मैं हूं तैयार, तो जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फटाफट कैल्शियम को रिलीज करेंगे इन द सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। उसके बाद जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ही आपके स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी? द कैल्शियम विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी, इट विल रिमूव द ट्रोपोनिन सी फ्रॉम द एक्टिव फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट। जैसे ही सारे ट्रोपोनिन हटेंगे, कन्फर्मेशन चेंज होगा, वैसे ही साइट एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन एक्ट एज एन ATPase हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आ जाओ, चलो देखें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये वाला डायग्राम, वो वाला तो मैंने आपको बता दिया था कैसे कैल्शियम रिलीज होता है। हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम आपको और क्लियर करेगा। आ जाइए, देखिए अभी जितनी कहानी, अभी हमने मायोसिन के हेड को जो है बाइंड करवाना शुरू किया है, करेंगे। पहले ये देखिए, तो ये है न्यूरॉन से सिग्नल किसको मिला? मसल को मिला। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है मैं पढ़ के सुना रही हूँ। एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, आ गया न्यूरॉन। उसके बाद न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन पे आया, उसके बाद सिग्नल यहाँ पर आया। इट इज द एक्सॉन टर्मिनल। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। क्या होता है बच्चों? ये एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है बच्चों? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल रिलीज होगा। सिग्नल रिलीज होगा, उसके बाद जैसे ही सिग्नल रिलीज होगा वैसे ही सोडियम गेट खुल जाएंगे, डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का। किसकी मेम्ब्रेन का? मसल की मेम्ब्रेन का। और तुरंत जो सिग्नल होंगे वो मसल के अंदर घुसेंगे, ठीक, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भैया टी शेप के अंदर फोल्ड हुई है, इसे आप क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल। अब आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, जो सिग्नल है, वो टी ट्यूब्यूल के अंदर आएगा। जैसे ही टी ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, उसके चारों तरफ के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आ गया आ गया आ गया, फटाफट से कैल्शियम कहाँ देने लगेंगे? कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकालकर कहाँ आ जाएगा? सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही सार्कोप्लाज्म में आएगा वैसे ही ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा। ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा, पूरे ट्रोपोनिन को और यूनिट को हटा देगा। जैसे ही ट्रोपोनिन यूनिट को हटाया वैसे ही एक्टिन एक्सपोज हो गया, ठीक है। वैसे ही जाकर मायोसिन का हेड उस पर बाइंड होगा। समझ में आई बात आपको इतनी? अच्छा, अब मायोसिन जो है ना वो एक बहुत ही मोटू है, ठीक है। अब मोटू को पतलू के साथ बाइंड होना है। अब मोटू को पतलू के साथ बाइंड होना है तो मोटू को थोड़ी एनर्जी चाहिए ना। मोटू कैसे उसको पकड़े, ठीक है। अब मोटू को थोड़ी एनर्जी चाहिए तो मोटू बहुत स्मार्ट है। मोटू के स्ट्रक्चर में तुमने ये पढ़ा था कि इसके हेड पर दो साइट होती हैं। एक होती है एक्टिन बाइंड साइट, बाइंडिंग साइट। एक क्या होती है बच्चों मेरे? एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? ATPase साइट। ये थी, आप समझो, ये जो हेड होता है इसके पास एक ट्रिमेंडस कैपेसिटी होती है। ट्रिमेंडस कैपेसिटी क्या है? ये क्या कर सकता है कि आसपास के जितने भी ATP मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये हाइड्रोलाइज कर सकता है। उनको हाइड्रोलाइज करके उससे क्या ले सकता है? एनर्जी ले सकता है। और जैसे ही इसे एनर्जी मिलती फट से जाकर एक्टिन को पकड़ लेता है, फट से जाकर एक्टिन को पकड़ लेता है। तो जब ये सराउंडिंग के ATP को तोड़ेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। ATP को किस फॉर्म में तोड़ेगा? ADP और PI में। तोड़कर ये क्या लाएगा? एक्टिन को अंदर की ओर लाएगा, ऐसा, ठीक, ऐसा लेके आएगा। एक्टिन को अंदर की ओर लेके आएगा, ठीक है। एक्टिन को अंदर लेके आएगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ। आगे की ओर पढ़ते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। आ जाओ, इधर देखो, ये देखो, ये देखो। अब अभी क्या हुआ? कहाँ से शुरू करें हम लोग? हम लोग फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक क्रॉस ब्रिज बना। सबसे पहले क्या क्रॉस? ये मायोसिन के हेड पर एक क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज किसके बीच में बना? एक्टिन के बीच में बना और मायोसिन के बीच में बना, ठीक। एक्टिन के बीच में बना और मायोसिन के बीच में बना, ठीक है। अब इसने क्या किया? देखो, इसने एनर्जी को इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये क्या करेगा? ATP को तोड़ेगा ADP प्लस PI में,
और उसके बाद ये इसको धक्का मारेगा, धक्का जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए उसके बाद फिर से ये क्या कर लेगा, एटीपी जो है, ध्यान से समझो, ये क्या कर लेगा कि अभी यहाँ से शुरू करते ना अपन, ये देखो, सॉरी मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करना चाहिए। अभी इसके पास क्या है, एटीपी इसने रख रखी है, ठीक है, सराउंडिंग से ले लिए, अभी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद ये एटीपी को तोड़ेगा, ठीक है, उसके बाद एटीपी को तोड़ेगा तो किस में चेंज करेगा, एडीपी प्लस पीआई में। उसके बाद ये इससे बाइंड हो गया, बाइंड होने के का बाद मतलब इट मेक द क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज के बाद ये इससे आगे की ओर धक्का देगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मैं कुल मिला के आपको वो बैंड्स दिखाना चाह रही हूँ जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बनते हैं। देखो यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से समझना तुम लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो सपोज दैट कि ये है सार्कोमियर, अभी अपन ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये है एक्टिन, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं अपन एक्टिन, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं अपन, क्योंकि अभी जो है ओके। ये देखिए, अब मैं छोटी सी एक लेबलिंग करूंगी जिससे आपको और ज्यादा क्लियर। अब मैं इसके हेड भी बना ही देती हूँ, इसके हेड बना देती हूँ, ठीक है। अभी अपन ऐसे हेड नहीं बनाते, एग्जैक्टली ग्लोबुलर हेड बनाते अपन लोग। आ जाओ, ये देखो, अपन लोग हेड बना लें इसके, ये अपन ने हेड बना लिया, ये अपन ने हेड बना लिया, ये अपन ने हेड बना लिए, ठीक, हेड बना लिए। अभी अपन लोगों को कुछ नहीं हुआ, अभी बाइंडिंग नहीं हुई है, ठीक। ये देखो, आप फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है अपना, मैं लेबल भी कर देती हूँ, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज व्हाट, जेड लाइन, दिस इज द आई बैंड, ठीक है, दिस इज द ए बैंड, ठीक है, दिस इज द एम लाइन, दिस इज द एम लाइन, ठीक है, ये भी हो गया ना। उसके बाद एम लाइन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो होता है दिस वन, मतलब सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट क्या कहलाता है, एच जोन, जहां पर वो आई बैंड से ओवरलैप नहीं होता, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब आप ध्यान से समझो, अभी मायोसिन का हेड इससे बाइंड नहीं हुआ है, पर जैसे ही मायोसिन का हेड इससे बाइंड होगा ना, ये दोनों आई बैंड को पास पास लाएगा। फिर से समझो, जैसे ही मायोसिन का हेड इस काली वाली लाइन मतलब आई बैंड मतलब लाइट बैंड मतलब एक्टिन से बाइंड होगा, तो ये क्या करेगा, एक्टिन को ना मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। देखो ये क्या करेगा कि ये इसको ना आगे की ओर धक्का देगा, चल आगे की ओर चल। तो ये जो आगे की ओर जब इसको धक्का देगा, तो ये जो लाइन है अपनी, ये जो लाइन है काली वाली, ये आगे की ओर स्लाइड होगी और ये भी आगे की ओर स्लाइड हो, तो स्लाइड होगी। स्लाइड होने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों आई बैंड ना एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। इतना खींच लेती मायोसिन आई बैंड को या लाइट बैंड को कि ये दोनों ना ओवरलैप कर जाते हैं, समझे आप, ये दोनों ऐसे करके ना ओवरलैप कर जाएंगे। अब जब आप ओवरलैप कर जाओगे तो ना तो आपको डार्क बैंड दिखेगा, ना तो आपको कोई एम लाइन दिखेगी, ना तो आपको कोई एच जोन दिखेगा, और आपका जो सार्कोमियर का इतना लंबा लेंथ था वो भी कैसा हो जाएगा, छोटा, क्योंकि आपने दोनों आई बैंड को पास पास ले आए हैं। समझ में आई बात आपको? फिर से देख लो, देखो क्या हुआ कि आपने ये ऐसे करते, अच्छा देखो ऐसा आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि एक एक्टिन फिलामेंट, देखिए समझो बात को, कि जैसे मान लो कि इसने थोड़ा ऐसा खींचा, देखो मान लो कि ये एक्टिन है, ठीक है, नहीं ये एक्टिन है, इसको मान लेते हैं, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। अब ये क्या करेगा, मायोसिन थोड़ा सा एक्टिन को ऐसे करके आगे धक्का देगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ऐसा होगा, थोड़ा सा आगे धक्का देगा, फिर ये छोड़ेगा, फिर फट से एटीपी लेगा, फिर बाइंड करेगा, फिर आगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में खच्च से ले आता है, नहीं, पहले ये एक्टिन से ऐसा बाइंड करेगा, ठीक, एटीपी को तोड़ के एनर्जी लेगा, फिर थोड़ा सा ये क्या करेगा, ऐसा लेके आगे लेके जाएगा,
फिर जो है यहाँ पर पकड़ेगा, फिर ऐसा आगे लेके जाएगा, फिर यहाँ पे पकड़ेगा, ऐसा आगे लेके जाएगा। तो कुल मिला के ये बाइंड करके छोड़ देता है, बाइंड करके छोड़ देता है। तो पहले ऐसा समझो बात को, ऐसा बाइंड किया, यहाँ से पकड़ते अपन, ऐसा बाइंड किया, दिस इज द हेड, ये बाइंड किया, एटीपी लिया, इसको इतना आगे ले गया, फिर यहाँ से बाइंड किया, इतना आगे ले गया, यहाँ से बाइंड किया, इतना आगे ले गया। तो तुरंत ये तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, ऐसा नहीं कि पकड़ के एक खींच के ले आए, नहीं ऐसा नहीं होता। अब आपके ये दो क्या है, ये सार्कोमियर है, ठीक है। दिस इज द लेंथ कॉल्ड एज सार्कोमियर, ठीक है। मैं सार्कोमियर का इमेज भी आपको दिखाऊंगी अभी के अभी वेयर इट इज, हाँ देखेंगे। अब अभी क्या है, दोनों एक्टिन फिलामेंट क्या है, दूर दूर है। तो ये जो सिर्फ एच जोन है जहां पर सिर्फ मायोसिन का पार्ट होता है वो भी आपको दिख रहा है। पर जब ये मायोसिन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये दोनों एक्टिन फिलामेंट पास पास आ जाएंगे। तो ना तो आपको एच जोन दिखेगा, ना तो आपको बीच से गुजरने वाली एम लाइन दिखेगी, और ये जो सार्कोमियर दो जेड लाइन का जो स्पेस है ये भी कम हो जाएगा। तो आपका जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाएगा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। बच्चों समझ में आई बात? इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, चलो मैं अभी आपको एक इमेज बताती हूँ, बना के बता देती हूँ, देखो ध्यान से। अभी मैं एक रिलैक्स्ड मसल बना रही हूँ, ठीक, रिलैक्स्ड मसल बना रहे हैं हम लोग इसमें। फिर बोलना मत कि कंफ्यूजन नहीं हुआ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। दिस इज द जेड लाइन, नाउ दिस इज द जेड लाइन। छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि जल्दी से बन जाए और आपको समझ में जल्दी से आ जाए। दिस इज द आई बैंड, ठीक। नाउ दिस इज द ए बैंड, ठीक। नाउ अब आप ध्यान से देखना, पिंक से बनाते हैं। सो ये है अभी हेड, ठीक है। यहाँ पर भी एक हेड बना लेते, एक ही बना रही हूँ मैं, होंगे तो बहुत सारे हेड, ठीक। अब क्या हुआ दूसरे स्टेप में देखेंगे आप। दूसरे स्टेप में हुआ ये कि जेड लाइन, ठीक, जेड लाइन, ठीक, ये यहाँ पर इसने बाइंड कर लिया, ठीक। बाइंड करवाओ, यहाँ पर आपने हेड को बाइंड करवाया, बाइंड करवा दिया, ठीक। व्हाट इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। अब ब्रिज में ई क्यों लगा दिया मैंने, ठीक। इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज, ठीक। ये हो गया अपना क्रॉस ब्रिज। अब बच्चों समझना, अब ये मायोसिन ना इसको ऐसा खींच के अंदर की ओर लाएगा, ठीक। देखो अब ये मायोसिन क्या करेगा, इसे खींचकर अंदर की ओर लाएगा। मायोसिन का हेड बना लूं मैं, ये देखो इधर की ओर मुंडी हो गई इसकी, देखोगे ध्यान से। ये इधर की ओर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो, ये इधर की ओर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो। ऐसे ही ये इधर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो, ये इधर खींच रहा है तो इसकी मुंडी इधर करो। आ जाओ, ये देखो। अब आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एक करके, दिखने में बहुत अगली डायग्राम है पर इस समझने के लिए बेहतरीन है। चलो आ जाओ। ये क्या है, जेड लाइन है, ठीक है, ओके। ये क्या है आपका, ए बैंड है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ए बैंड। ये काले वाले क्या है, आई बैंड, ओके। सिर्फ जहां पर आपको डार्क बैंड दिखाई देता है वो होता है एच जोन। और ये क्या है आपका, सार्कोमियर। ये आपका क्या है, सार्कोमियर। तो ये क्या है आपका, एक सार्कोमियर का डायग्राम जो रिलैक्स स्टेट पर है। अभी कुछ नहीं कर रहे अपन, अभी सिर्फ बैठे हैं ऐसे। आओ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो इसके पास होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी हाइड्रोलिसिस साइट, हेड बाइंड हुआ, इसे आप कहते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज हुआ, एटीपी बाइंड हुआ, यहाँ पर मतलब एटीपी साइट बाइंड हुई, इसने एटीपी को तोड़ा,
इन द ADP प्लस PI। ADP क्या होता है? ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तोड़ दो उसको, तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट निकालोगे आप। अब भैया ये नहीं पूछना कि ATP क्या है, कक्षा 9वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं, और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो फिर वो भी बताएंगे, और क्या जीवन में हमारे तो यही बताना सब। तो ATP जो है ये आपके आई बैंड से बाइंड हो गया, ठीक, मतलब ये क्या है? मायोसिन का हेड है ना, मायोसिन हेड, ठीक, ये मायोसिन हेड है, ये लाइट बैंड है, एक्टिन है, ये एक्टिन भी लिख देती हूँ, नहीं तो आधे बच्चे मेरा दिमाग खाएंगे कि आई बैंड क्या है, जबकि 25 बार बता चुकी हूँ। तो ये मायोसिन का हेड है, ये एक्टिन से बाइंड हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। अब ये जो एनर्जी निकली, इसका इस्तेमाल करके ये जो मायोसिन है इसने खींचा ऐसा आगे की ओर, उसने ऐसा खींचा, मतलब ठीक, इट इज लाइक ऐसा। तो ये मायोसिन का हेड ऐसा खींचा, ये वाले मायोसिन का हेड ऐसा खींचा, तो दोनों की लाइन जो है, दोनों आई बैंड पास पास आ गए। मे भी वो इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि दोनों ओवरलैप हो जाए। अब भैया ऐसा है कि ना तो तुम्हें कोई एम लाइन दिख रही है, कहाँ कुछ दिख रहा है, सब ओवरलैप हो गया ना मायोसिन के ऊपर, ना तो तुम्हें कोई एच जोन दिख रहा है, तो और सार्कोमियर का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर ये भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अच्छा, जब हम खींचते हैं, आजा तू भी आ, तो इसे आप कहते हैं पावर स्ट्रोक। क्या कहते हो भैया मेरे? पावर स्ट्रोक, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक, कि जब मायोसिन का हेड एक्टिन को पकड़कर खींचकर पास में लाता है तो इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। एनर्जी कहां से मिल रही है? सराउंडिंग से। एटीपी लेता जाएगा, देखो, लेगा, इस्तेमाल करके आगे बढ़ाएगा, छोड़ देगा, लेगा, पकड़ेगा, इस्तेमाल करके और आगे बढ़ाएगा, छोड़ देगा, लेगा, पकड़ेगा, एनर्जी इस्तेमाल करेगा, आगे बढ़ाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। इस तरीके से वो आगे की ओर एक्टिन फिलामेंट्स को बढ़ाता है। सार्कोमियर का लेंथ बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जैसे ही सार्कोमियर का लेंथ छोटा हुआ, मसल इज फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड। समझ में आई बात? तो ये है रिलैक्स स्टेट, ये है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ठीक। फिर उसके बाद मायोसिन का हेड छोड़ देगा एक्टिन को, एक्टिन वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन पे आएगा, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो, बोलना नहीं। पावर स्ट्रोक क्या होता है? जब मायोसिन का हेड एक्टिन को पास पास बुलाता है, तू भी आ, और दोनों एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, और फिर आपका मायोसिन तो दिखता ही नहीं। अच्छा, मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि एक्टिन जो है वो पास पास जाते हैं, मायोसिन वही रहता है, ठीक है। मायोसिन के बस हेड इधर उधर होते हैं। चलो देखेंगे कौन से पॉइंट पे थे अपन लोग। ये वाला हो गया था। ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन एक्ट एज एन ATP हाइड्रोलाइसिस, हेल्प्स इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल। एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP इज यूज्ड बाय द मायोसिन। भैया मायोसिन ने सराउंडिंग के ATP को लेकर उसे तोड़ा, उससे तोड़कर उसने निकाली एनर्जी, उस एनर्जी को उसने किया इस्तेमाल, ठीक है। इस्तेमाल करने के बाद मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड हो गया एक्सपोज एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और इनके बीच में बनाया क्रॉस ब्रिज बन गया। तो उसने एक्टिव फिलामेंट को ए बैंड, सेंटर ऑफ ए बैंड की ओर खींचा। सेंटर ऑफ ए बैंड क्या है? ठीक, सेंटर ऑफ ए बैंड क्या है? सेंटर ऑफ ए बैंड मतलब ये मायोसिन का जो सेंटर होता है उसकी ओर मायोसिन के हेड ने एक्टिन फिलामेंट को खींचा, ऐसा, ठीक है, ओके। जेड लाइन जो दो एक्टिन के साइड में है वो भी अंदर की ओर आई, जिससे सार्कोमियर का भी लेंथ, मतलब ये लाइन भी तो अंदर की ओर आएंगी, जिससे सार्कोमियर का लेंथ छोटा हुआ। एच जोन क्या होता है? जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिखता है, वहां पर उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट नहीं होते, वो भी नहीं दिखे क्योंकि उसके ऊपर एक्टिन आ गया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सी बैंड की लेंथ रहती? ए बैंड की लेंथ रहती है, मतलब जो मायोसिन होता है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। लेंथ में चेंज होता है एक्टिन के, लेंथ में चेंज होता है सार्कोमियर के। एच जोन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर जाते हैं। बस मायोसिन में कोई चेंज नहीं होता, मायोसिन सिर्फ हेड से पूरा काम कर रहा है, वो वैसे ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, एक GIF मैंने लगाया है, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ बच्चों, देखो, हाँ शुरू हो जाए पहले ये। अरे देखो, न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका सिग्नल आया, एक एक करके आएगा स्टेप। ये आ गया सिग्नल, ये बाइंड हुआ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से, उसके बाद सिग्नल आया ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम आया, कैल्शियम ने
ट्रोपोनिन को हटाया, एक्टिन एक्सपोज हुआ, ठीक है। उसके बाद मायोसिन का हेड देखो किस तरीके से हेड उसे अंदर बाहर की ओर मतलब अंदर की ओर खींचता है। फिर से देखोगे, ये देखो सिग्नल आया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अंदर गया, कैल्शियम आए, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हो रहे हैं, एक्टिन एक्सपोज हो गया, ठीक है। एक्टिन एक्सपोज हुआ, मायोसिन का हेड उससे बाइंड किया, बाइंड करके देखो अंदर की ओर इस तरीके से ला रहा है ना। मायोसिन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ हेड काम करते हैं, ठीक है। ओके डन, इतनी बात समझ में आई। नाउ उसके बाद रिलैक्सेशन की बात करते हैं हम लोग। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन, ठीक है। अभी तो रिलैक्सेशन नहीं। मायोसिन देन रिलीज द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू द रिलीज स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये जो मायोसिन एडीपी पीआई होगा ये सब वापस से रीसिंथेसाइज हो जाएंगे और उसके बाद मायोसिन अपना हेड छोड़ेगा। मतलब कुल मिला के जब मायोसिन एडीपी और पीआई को फेंक देता है, मतलब कंटिन्यूसली वो एनवायरनमेंट से एटीपी को यूज कर रहा है, कंटिन्यूसली वो एनवायरनमेंट से एटीपी को यूज कर रहा है, तोड़ रहा है एडीपी प्लस पीआई में, और जैसे ही वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करना बंद करेगा, जो क्रॉस ब्रिज है वो टूट जाएगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में, ठीक है। मतलब कुल मिला के जैसे ही वो एडीपी पीआई को बाहर निकलेगा, देखिए जब उसने एटीपी इस्तेमाल किया था तो उसने एटीपी को तोड़ा था एडीपी प्लस पीआई में और फिर वो जाके बाइंड हुआ था। फिर से वो एडीपी और पीआई को क्या कर लेगा, एटीपी में जब कन्वर्ट कर लेगा, फिर से कन्वर्ट कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो वो छोड़ देगा। मतलब जब एटीपी टूटता है तो बाइंड होता है, एडीपी रीसिंथेसाइज होता है तो मायोसिन का हेड एक्टिन को छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर एटीपी फॉर्म होगी तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और अगर मसल रिलैक्स हो गई है तो जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में पड़े हैं वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। यहां पर ना मैं आपको एक डायग्राम समझाती हूँ मसल रिलैक्सेशन का, मसल रिलैक्सेशन का, मसल रिलैक्सेशन का। चलिए देखिए, या समझा देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल, थोड़ा बड़ा बन गया है, छोटा बनाती हूँ इसको, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी मसल, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी मसल, ये क्या हो गए आपके मसल के टी टिब्यूल, ठीक है। ये क्या हो गए आपके टी टिब्यूल, ठीक है। नाउ ये मसल, ठीक, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब आपने मेरी बात ध्यान से समझनी। अभी हम लोग किसके बारे में बता कर रहे हैं, मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा कॉपरेट करिए। चलो देखोगे देखोगे देखोगे, आ जाओ। कैसे बनाऊँ मैं, छोटा सा बना देती हूँ मैं। मसल रिलैक्सेशन कर दिया है हमने, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन मतलब मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ दिया है। जैसे ही मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ा, जितने भी कैल्शियम आयन किससे बंधे थे, ट्रोपोनिन से, वो सब सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे। फिर से कहाँ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये है एक्टिन, दिस इज द एक्टिन। एक्टिन के ऊपर क्या बाइंड थे भैया मेरे, एक्टिन के ऊपर रेड मॉलिक्यूल बना देती हूँ, कैल्शियम बाइंड है। एक्टिन के ऊपर क्या है, कैल्शियम बाइंड है, ठीक। अब मसल हुई रिलैक्स, आर लिख दे रही हूँ, रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स हुई, सारे कैल्शियम आयन कहाँ पर आ गए, सारे कैल्शियम आयन कहाँ आ गए, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। सार्कोप्लाज्म में आ गए और ये क्या है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। सारे कैल्शियम कहाँ पर चले गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए, चले गए, चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, इसके बीच में सिग्नल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है भैया अपना एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, सिग्नल चला गया। एसिटाइल कोलिन जो कंटिन्यूअसली मसल से बाइंड हो रहा था, अब वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर Na+ गेट बंद लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा जो रिसेप्टर बने हैं, यहाँ पर Na+ गेट क्लोज्ड,
और ये कंडीशन क्या कहलाती है? पोलराइजेशन। क्या कहलाती है भैया मेरे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हो गया। ओके, अब यहाँ पर ना बच्चों ध्यान समझो, अभी मसल पूरे कैल्शियम आयन उठ के वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए। ट्रोपोनिन जो होता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, सब अपने ओरिजिनल शेप में आ गए। ट्रोपोनिन ने फिर से एक्टिन को बाइंड कर लिया, ट्रोपोमायोसिन ने फिर से एक्टिन के ऊपर मोड़ के अरेंज हो गया, सारे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच गए और एसिटाइल कोलिन ने मसल को छोड़ दिया। पर अभी भी एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसका क्या करोगे बेटा? ठीक है, अब यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है ना, ये किस पर काम करेगा? एसिटाइल कोलिन पर। और ये एसिटाइल कोलिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालेगा। ठीक है, ये तोड़ दिया और वहां पर सिग्नल जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का रोल ये है कि जो भी सिग्नल बना हुआ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, दैट्स इट, यहाँ पर सिग्नल खत्म। तो इस तरीके से मसल आपकी रिलैक्स हो जाती है। ये डायग्राम आपको समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फिर से बता देती हूँ। सिग्नल जो रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होकर अंदर जा रहा था, अब वो छूट गया। ये क्लेफ्ट में सिग्नल पड़े हुए हैं। सारे एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम बाइंड था, ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को छोड़ दिया, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया। तुरंत ट्रोपोनिन ने अपना शेप चेंज किया और ट्रोपोनिन ने फिर से एक्टिन को बाइंड कर लिया। फिर से मायोसिन, मायोसिन तो हट ही गया था। ठीक है, मायोसिन फिर से नहीं बाइंड हो सकता। यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन थे वो एसिटाइल कोलिन सब टूट जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। इसका फोटो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मसल रिलैक्स होती है। अब मैं आपको इसकी डिटेल समझाती हूँ। तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली और फिर से एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन को बाइंड कर दिया। ठीक है, मतलब एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है उसको ब्लॉक कर दिया। मसल रिलैक्सेशन का डायग्राम मैंने पढ़ा दिया। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हुआ मसल रिलैक्सेशन। व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास, क्या सीखा? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक इमेज दिखा दूंगी, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो आपने कॉन्ट्रैक्शन के समय इस्तेमाल किया तो उसको जस्ट आपने उल्टा कर दिया, जहां से आप ले आ रहे थे सिग्नल वहीं पर आपने वापस भेज दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया प्लीज लेट मी नो। और जिनको ये लगता है कि सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, सिलेबस तो पूरा होना ही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।